खास सीन हो। तो एपिसोड की शुरुआत में जहाँ पर एक फाइट का सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर हमारे फिश किंग के ऊपर बहुत सारे लोग अटैक कर रहे होते हैं और फिलहाल के लिए फिश किंग को ये पता नहीं होता कि ये कौन लोग हैं। और फिश किंग को फिश किंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो वन पंच मैन की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और एक एक पंच के साथ अपने दुश्मन को निपटा देता है। यहाँ पर फिश किंग का इंट्रो दिया जा रहा था कि फिश किंग का जो टाइटल था यहाँ पर म्यूरम के लोगों ने उसे दिया था क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल था और सिर्फ अपनी फिस्ट को ही यूज करता था। इसी वजह से उसे फिश किंग का टाइटल मिल गया। तो उसका असली नाम डैन वूचोंग था, लेकिन उसके असली नाम से उसे बहुत ही कम लोग बुलाते थे। असल में सभी लोग उसे यहाँ पर फिश किंग के नाम से ही पुकारते थे, इसी वजह से वो काफी ज्यादा फेमस था। तो यहाँ पर अब जिसके साथ उसका सामना होता है वो एक अननोन दुश्मन होता है और उसे इस दुश्मन के बारे में पता नहीं होता कि कौन लोग उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो वो कहता है कि ये कमीने लोग कौन है जो कि यहाँ पर अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार मेरे पर अटैक किए जा रहे हैं। और साथ ही देखता है कि अब वहां पर आखिरी 2 लोग बचते हैं, बाकी सभी को उसने मार दिया होता है। वहां पर क्लिफ के ऊपर 2 लोग खड़े होते हैं और दोनों वहां पर एल्डर्स या फिर मास्टर्स लग रहे होते हैं। तो हमारा वुडैंग कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इन दोनों को खत्म करने से ये किस्सा खत्म हो जाएगा, लेकिन वो दोनों ऊपर खड़े वहां पर मुस्कुरा रहे होते हैं। फिश किंग ने उनके एक सबऑर्डिनेट को नीचे पीटा था, उसी को किक मारकर ऊपर की तरफ फेंकता और कहता है कि मैं तुम्हारे सबऑर्डिनेट को तुम्हें वापस करता हूं, इसे लो यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन इसी के साथ ही वहां पर ऊपर जो मास्टर खड़ा होता है वहीं पर से अपनी तलवार को उठाता है, जबकि वो लड़का चलाकर उसे कह रहा होता है मास्टर मास्टर प्लीज यहाँ पर मुझे बचा लें। लेकिन वो मास्टर जो होता है वहां पर उसे बचाने के बजाय अपनी तलवार निकालकर उसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट देता है और उसे वहीं पर मार डालता है। तो फिश किंग इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि यार ये कमीने लोग कौन है जो कि अपने लोगों की परवाह भी नहीं कर रहे और इसने यहाँ पर अपने बंदे को मार डाला। फिश किंग कहता है कि इस तरह की गंदी फाइट तो सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लैन के लोग कर सकते हैं। और साथ ही वो देखता है कि उसकी तलवार के साथ वहां पर एक टोकन होता है जिसके ऊपर ब्लड लिखा होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि ये ब्लड डिमोनिक कल्ट के लोग हैं, यानी कि ये डीमन कल्ट के लोग हैं। इतने जालिम सिर्फ और सिर्फ वही लोग हो सकते हैं। तो फिश किंग उसे कहता है कि अब तुम दोनों अब जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, तुम्हारे जैसे डिमोनिक फैक्शन के लोगों को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता जो लोग यहाँ पर इस तरह के क्रुएलिटी करते हैं। तो इसी के साथ ही एल्डर जो होता है उसे कहता है कि फिश किंग मैं इस बात से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ, लेकिन कितनी देर तक तुम यहाँ पर मेरे सामने टिक सकते हो, मुझे डिमोनिक स्वर्ड कहते हैं। और इसी के साथ ही वो नीचे उतर आता है और साथ ही वो अपनी तलवार निकालने लगता है। लेकिन जब वो अपनी तलवार निकाल रहा था फिश किंग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें यहाँ पर अटैक करना है तो करो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगा। और इसी के साथ ही वो भी अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि फिश किंग मरने से पहले भी तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो, आज हम लोग यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मार कर ही जाने वाले हैं, देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरी तलवार के अटैक्स के सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और इसी के साथ ही डिमोनिक स्वर्ड अपनी तलवार को घुमाकर सामने की तरफ स्लैशेस लगाना स्टार्ट करता है और उसके स्लैशेस बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि वो फिश किंग के लेवल का ही एक मास्टर होता है। और मैं फिश किंग जो होता है उसके अटैक्स को अवॉइड करते हुए अपनी थंडर फिस्ट के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और उसके करीब पहुंच जाता है और वहां पर करीब जाकर उसे एक जबरदस्त पंच मारता है। जब उसे पंच मारता है तो डिमोनिक स्वर्ड जो होता है अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक तो करता है, लेकिन उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि ये लड़का तो कुछ ज्यादा ही तेज है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पर 10 स्ट्राइक्स लगाऊंगा, 10 स्ट्राइक्स में तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। और पहली स्ट्राइक मैंने यहाँ पर लगा दी है। और इसी के साथ ही वहां पर दूसरा पंच बनाता है और उसे कहता है ये मेरी दूसरी स्ट्राइक है। फिर साथ ही 3, 4, 5 और 6 स्ट्राइक्स लगाता है। तो इसी के साथ ही फिश किंग वहां पर 7वीं और 8वीं और फिर 9वीं स्ट्राइक लगाता है और साथ ही साथ वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर अपनी फुल पावर के साथ स्ट्राइक लगा रहा हूँ, अभी तक तो यहाँ पर इसका किस्सा निमट जाना चाहिए था, यानी कि इसे मर जाना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई तो है जो मेरे बाजू को कंट्रोल कर रहा है, मेरे अटैक्स को जानबूझकर स्लिप कर रहा है ताकि मैं इसके वाइटल पॉइंट्स को हिट ना कर सकूं, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो वो पीछे दूसरे क्लिफ की तरफ देखता है जहां पर उसका साथी जो होता है वो खड़ा होता है और वो एक स्पेशल ट्रिक को यूज कर रहा था जिससे उसने एनर्जी के साथ एक धागा बनाया होता है और उस धागे के साथ उसके बाजुओं को उसने पकड़ रखा होता है। यानी जब भी हमारा फिश किंग वहां पर पंच मारने की कोशिश करता था वो उसके पंच को वहां पर थोड़ा सा उसकी जो पोजीशन है उसे थोड़ा सा हटा देता था, जिसकी वजह से वाइटल पॉइंट्स हिट नहीं हो रहे थे। तो फिश किंग कहता है कमीने कहीं के तो वाकई में यहाँ पर बहुत ही गंदी फाइट कर रहे हैं। और जब वो उसकी तरफ देख रहा होता है इतनी देर में वहां पर डिमोनिक स्वर्ड जो होता है अपनी तलवार उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है और वहीं पर से उसकी तलवार जो होती है जैसी फिश किंग की बॉडी के आर पार होती है उसके मुंह से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो डिमोनिक स्वर्ड उसे कहता है कि फिश किंग मुझे लगता है कि तुम्हारी एरा खत्म हो चुकी है, तुमने यहाँ पर इस म्यूरियम में काफी ज्यादा राज कर लिया, लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, अब चुपचाप यहाँ पर मर जाओ। लेकिन फिश किंग जो होता है वहां पर अपने पंच के अंदर पावर को रिलीज करता है और उसे कहता है कि अभी यहाँ पर मेरा 10वां पंच बाकी था और वहीं पर से एक जबरदस्त पंच मारता है और इस पंच के साथ एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। डिमोनिक स्वर्ड जो होता है वहां पर उसके पंच के साथ जबरदस्त तरीके से हिट होता है, वहां पर उसके पंच के नीचे से हिट होने के बाद लेकिन वो अपनी डिमोनिक एनर्जी के साथ अपने आप को बचा लेता है। उसके गाल के ऊपर बस एक छोटा सा काटी लगता है और इसी के साथ फिश किंग जो होता है वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो वो कहता है कमीना कहीं का, बड़ी मुश्किल के साथ में जहां पर इसके आखिरी अटैक को अवॉइड कर पाया, जरा देखो तो इसके आखिरी अटैक का इंपैक्ट कितना ज्यादा बड़ा था, अगर मैं इसके साथ पूरी तरह से हिट होता तो फिर मैं बिल्कुल भी नहीं बच सकता था। तो दूसरा नीचे उतरता है और उसे कहता है कि हाँ ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता था। तो डिमोनिक स्वर्ड उसे कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर मेरी मदद की होती तो फिर ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर मरते मरते
बचा हूँ। फिर साथ ही डिमोनिक स्वॉर्ड जो होता है वहां पर फिश किंग को चेक कर रहा था कि क्या ये वाकई में मर गया या फिर अभी तक जिंदा है। तो मुझसे कहता है कि तुम तो बस यहाँ पर मर गए, तुम तो बहुत ज्यादा आसान टारगेट थे। लेकिन फिश किंग इसी के साथ ही वहीं पर से अपना हाथ ऊपर उठाता है और उसके मुंह पर एक पंच दे मारता है और उसे कहता है कि जाते जाते मैं कम से कम यहाँ पर तुम्हें एक आखिरी पंच तो मार कर जाऊं। लेकिन उस पंच के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो डिमोनिक स्वॉर्ड को जान से मार सके और डिमोनिक स्वॉर्ड का साथी उसका मजाक उड़ा रहा था और कहता है कि लो जाते जाते उसने तुम्हें एक और पंच मार दिया, जो तुम्हारे लिए इंसल्ट की बात है। जबकि फिश किंग वहां पर सोच रहा था कि मेरी स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी आंखें बंद हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं मरने वाला हूँ। क्या वाकई में फिश किंग का एरा यहाँ पर खत्म होने वाला है? क्या मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ? क्या ये सब कुछ खत्म हो जाएगा? तो इसी के साथ ही फिश किंग जो होता है वहां पर एक विश मांगता और कहता है काश मुझे यहाँ पर एक मौका मिलता है इसे एक और पंच मारने का, और इस बार मैं जब यहाँ पर इसे पंच मारता तो वन पंच मैन की तरह मैं यहाँ पर इसे एक ही पंच के साथ मार डालता। लेकिन मैं यहाँ पर अब मरने वाला, अब क्या किया जा सकता है, मुझे यहाँ पर एक और मौका नहीं मिल सकता। और इसी के साथ ही कहा जाता है कि डैन वूसोंग जो था उस वक्त डिमोनिक स्वॉर्ड के हाथ से मारा गया। तो डिमोनिक कल्ट के लोगों ने फाइनली यहाँ पर फिश किंग को मार डाला और काफी साल गुजरने के बाद यहाँ पर हम एक मर्चेंट गिल्ड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जबरदस्त बिजली चमकती है और उस बिजली चमकने के साथ ही वहां पर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो हम एक लड़की जो होती है, जो नौकरानी होती है, वो भागती हुई अंदर जाती है और जाकर कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? तो इसी के साथ ही हमारा डैन वूसोंग जो होता है उस लड़के की बॉडी के अंदर दोबारा से रीइंकार्नेट हो जाता है। हालांकि उससे काफी साल बाद वो वहां पर रीइंकार्नेट हुआ है। तो उठने के बाद वो कहता है कि ये क्या, बिल्कुल ठीक हूँ और मैं इस जगह के ऊपर क्या कर रहा हूँ, ये बिस्तर किसका है और ये लड़की कौन है जो मेरे सामने खड़ी है और मेरी बॉडी के ऊपर चोट थी, यानी कि मेरी बॉडी के आर पार तलवार हुई थी, फिर मैं ठीक कैसे हो गया? फिर इसी के साथ ही वो नर्स लड़की जो होती है उसे कहती है कि यंग मास्टर, फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? आपको क्या हो गया है? क्या आपकी तबीयत ठीक है? तो फर्स्ट यंग मास्टर का नाम सुनने के बाद वो कहता है कि ये लड़की मुझे यहाँ पर बार बार फर्स्ट यंग मास्टर क्यों कह रही है? तो नौकरानी उसे कहती है कि फर्स्ट यंग मास्टर, क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा पानी चाहिए? तो वो उसे कहता है कि हाँ हाँ दे दो, मुझे पानी चाहिए। और इसी के साथ ही उसके लिए पानी लाने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो पानी पी रहा था, साइड के ऊपर पड़े हुए साइड मिरर के अंदर वो अपना चेहरा देखता है। तो जैसे ही वो अपना चेहरा देखता है वहीं पर पानी की उल्टी कर देता है और कहता है ये क्या बकवास हो रही है, ये क्या, ये तो मेरी शक्ल ही नहीं है, ये कौन है, मैं किसकी बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जबकि नौकरानी जो होती है वो कहती है कि ये क्या, इनको क्या हो गया है, लगता है इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। और हमारा हीरो जो होता है वहां पर अपने मुंह के ऊपर से मास्क को खींचने की कोशिश कर रहा होता है। ऐसा लगता है शायद डिमोनिक सेक्टर के लोगों ने उसे जख्मी को उठाकर लेकर आया और उसके चेहरे के ऊपर कोई मास्क लगा दिया है। तो थोड़ी देर देखने के बाद वो कहता है नहीं, ये तो कोई मास्क नहीं है, इसका मतलब यह है कि ये मेरी रियल स्किन है। तो फिर ये क्या हो सकता है, क्या मैं दोबारा से रीइंकार्नेट हो गया हूँ? जबकि उसकी नौकरानी वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए चली जाती है और कहती है मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। तो नौकरानी के चले जाने के बाद हमारा वुडेंग वहीं पर बैठा बैठा सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो डिमोनिक फैक्शन के लोग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि अगर डिमोनिक फैक्शन के लोगों के पास इस तरह की कोई टेक्निक्स होती तो उन्होंने कब का म्यूरियम के ऊपर कब्जा कर लिया होता। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। और ये बंदा कौन है जिसकी बॉडी के अंदर इस वक्त मैं हूँ, ये लड़का जिसका चेहरा मेरे पास है, ये लड़का कौन हो सकता है और ऊपर से ये इतना ज्यादा कमजोर क्यों है? लगता है कि मुझे इस रूम के अंदर चेक करना होगा, शायद मुझे यहाँ पर से कुछ मिल जाए। और इसी के साथ उठ कर खड़ा होता है। जैसे ही उठ कर खड़ा होता है वो दीवार को पकड़ पकड़ कर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसी वजह से वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा होता। तो हमारा हीरो वूसंग कहता है कि ये क्या, मैं तो ऐसे चल रहा हूँ जैसे कि एक नन्हा बेबी अभी भी यहाँ पर पैदा हुआ हो, इस कमजोर बॉडी के साथ तो मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा। इसका मतलब यह है कि ये बॉडी तो पूरी तरह से कचरा है। फिर साथ ही वो चेयर के ऊपर जाकर बैठ जाता है, वहां पर उसके सामने एक बुक पड़ी होती है, एक मैनुअल होता है जो कि मर्चेंट ग्रुप का मैनुअल होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। तुम्हारा वूसंग जो होता है वहां पर से अब डिटेल्स को निकालेगा और अपने बारे में जानने की कोशिश करेगा। फिर साथ ही यहाँ पर फैमिली के मसले के हल करते करते साथ ही अपने डिमोनिक फैक्शन के लोगों से बदला लेने की कोशिश करेगा और यही इसकी सारी स्टोरी होने वाली है। और कैसे वो डिमोनिक फैक्शन के लोगों को ढूंढेगा और उनसे बदला लेकर दोबारा कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, ये हम लोग इस सब सीरीज में देखेंगे। तो सीरीज अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। 02 के साथ हासिल हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वो जैसे वहां पर जाकर टेबल के सामने बैठता है तो उसके सामने एक मैनुअल पड़ा होता है। तो उस मैनुअल के ऊपर लिखा होता है युनहा मर्चेंट ग्रुप। तो वो एक मैनुअल होता है जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होंगी। तो फिश किंग कहता है कि मुझे यहाँ पर इस सारी डिटेल्स के बारे में पहले से पता है, क्योंकि मेरे वक्त में भी यहाँ पर एक इस तरह का मर्चेंट गिल्ड हुआ करता था जो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल था और उनके पास काफी सारा पैसा भी था, यानी कि वो यहाँ पर इस जुहा माउंटेन के ऊपर काफी ज्यादा फेमस थे। तो फिश किंग कहता है कि हालांकि मेरी लाइफ में यहाँ पर मेरा मर्चेंट ग्रुप्स के साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेकिन इसके बावजूद मैंने यहाँ पर इन लोगों के बारे में सुन रखा है, तो इसका मतलब यह है कि ये ग्रुप वाकई में काफी ज्यादा फेमस हो सकता है। और साथ ही वहां पर उसके ऊपर लिखा होता है फर्स्ट जंग मास्टर के बारे में कि यहाँ का इनका जो फर्स्ट जंग मास्टर है उसका नाम क्या है, उसका नाम ली जिन युआ होता है। तो इसी के साथ ही वो उसका नाम पढ़ने के बाद कहता है कि मुझे पता चला कि इस लड़के का नाम क्या है। इस लड़के का नाम यानी कि ये मर्चेंट गिल्ड का जो मास्टर है उसका बेटा है, उसका सबसे एल्डेस्ट बेटा है, उसके 3 बेटे हैं और इसका नाम ली जिन योन है।
तो वहां पर उसकी टेबल के ऊपर बहुत सारे लेटर्स पड़े होते हैं जो कि ली जिन योन के लिए होते हैं। तो वो जिन योन के लेटर्स को पढ़ता है, तो वहां पर उसके अंदर जो लेटर्स होते हैं वो कुछ लड़कियों के होते हैं जो कि लड़कियों से अपने पास बुला रही होती है, क्योंकि ये एक ठगी किस्म का लड़का था। और साथ ही यहाँ पर बहुत ज्यादा अयाश किस्म का भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लेटर्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि आप चलो आओ यहाँ पर फिर से गेम खेलते हैं, चलो आओ बैट लगाते हैं, इस तरह के कुछ लेटर्स होते हैं। तो ये देखकर वो कहता है कि ये लड़का तो पूरी तरह से बेकार है। इसका मतलब यह है कि इस बेकार लड़के ने अपनी जिंदगी में कोई मार्शल आर्ट सीखी नहीं और मैं यहाँ पर एक लूजर की बॉडी के अंदर आ गया हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई भी सॉसरी मास्क नहीं है, बल्कि मुझे यहाँ पर वाकई में रीइंकार्नेट होकर इस लड़के की बॉडी के अंदर आया हूँ। जब किसी के साथ ही वहां पर बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर जो होता है वहां पर पहुंच जाता है और कहता है फर्स्ट यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? और वो बड़ी तेजी के साथ अंदर भागता हुआ आता है, वहां पर भागते भागते सीधा उसके पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और साथ ही वहां पर उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है कि फर्स्ट यंग मास्टर क्या तुम ठीक हो? मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान हो गया, जैसे वहां पर मेड ने आकर मुझे बताया कि आपकी तबीयत खराब है और साथ ही आप अजीब हरकतें कर रहे हैं, तो उसी वजह से मैं भागता हुआ यहाँ पर आ गया हूँ। तो फिस्ट किंग जो होता है उसे देखने के बाद काफी हैरान होता है कि अब ये बेवकूफ बंदा कौन है और ऊपर से यहाँ पर मेरा हाथ पकड़कर सीक्रेटली मेरी पल्स को क्यों चेक कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि क्या आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, मुझे जल्दी से बताएं कि आपको क्या महसूस हो रहा है, मुझे यहाँ पर चेक करने दें, आपके साथ हुआ क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको क्या हो गया है। तो फर्स्ट यंग मास्टर से कहता है नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक हूं, तुम यहाँ पर ज्यादा परेशान मत हो। तो इसी के साथ ही डॉक्टर से कहता है चले मुझे इस बात की खुशी है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं हुआ। और साथ ही वो कहता है कि मैंने आपकी डेली रूटीन का खाना तैयार करवा दिया है, मैंने आपके लिए एक बहुत ही खास किस्म का सूप तैयार करवाया साथ ही चिकन के साथ, ताकि आपको यहाँ पर इससे काफी ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है इस चिकन सूप को चिकन के साथ ही आपको खाना होगा। तो जैसे ही हमारा युगैंग जो होता है वहां पर उस चिकन सूप को देखता है, तो वो देखने के बाद कहता है कमीना कहीं का, ये यहाँ पर इस तरह का सूप मुझे दे रहा है, यानी कि इस कमजोर लड़के को दे रहा है जिसकी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा वीक है। इसे ड्रैगन चिकन सूप कहा जाता है। इस सूप को पीने के बाद अगर कोई सेहतमंद इंसान है तो उसकी सेहत बेहतर होगी, लेकिन अगर कोई कमजोर इंसान है तो उसके लिए ये पॉइजन की तरह काम करेगा। या तो ये डॉक्टर जानबूझकर इस लड़के के साथ ये सब कुछ कर रहा है, या फिर इस डॉक्टर बेचारे को खुद भी नहीं पता कि यहाँ पर इसे पॉइजन दे रहा है और इसे कमजोर बना रहा है। किस तरह से इस कमीने डॉक्टर ने इस लड़के की पल्स को चेक करने की कोशिश की, मुझे लगता है कि ये वाकई में कमीना इंसान है, ये तो एक सांप है जो कि मुझे यहाँ पर डसने की कोशिश कर रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ये क्या हो गया, आप यहाँ पर इस सूप को क्यों नहीं पी रहे, जल्दी से इस सूप को पी ले ताकि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर ठीक हो जाएं। अगर आप इस सूप को जल्दी से जल्दी पी जाएंगे तो बहुत ही जल्दी आप यहाँ पर उन सभी यंग मास्टर्स की तरह हो जाएंगे जो कि ड्रैगन फीनिक्स मार्शल कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो ये बात सुनने के बाद माँ फिस्ट किंग उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि ड्रैगन फीनिक्स कंपटीशन का इस बार कौन सा साल होने वाला है, यानी कि कौन से साल का ड्रैगन फीनिक्स होगा, उस साल का नाम होगा। तो वो उसे कहता है कि मेरे ख्याल में इस बार यहाँ पर 200 ईयर होने वाले हैं, यानी पूरे 200 साल हो चुके हैं और ये 200वां होने वाला है। ये बात सुनते ही फिस्ट किंग उसे कहता है चलो ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है मुझे फिलहाल के लिए भूख नहीं लगी, सूप को यहाँ पर रख दो, तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो डॉक्टर से कहता है लेकिन मैं यहाँ पर अपनी निगरानी में आपको ये सूप खिलाना पिलाना चाहता हूँ। तो माया फिस्ट किंग उसे कहता है नहीं तुम बजाओ यहाँ से, मैं खुद यहाँ पर ये कर लूंगा और मुझे दोबारा से सोना है क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे सोना चाहिए, मुझे रेस्ट करनी है। और डॉक्टर को वहां से निकाल देता है और उसके चले जाने के बाद वो सोच रहा होता है। डॉक्टर ने यहाँ पर बताया कि मार्शल फीनिक्स कंपटीशन का 200वां साल है, इसका मतलब यह है कि मुझे मरे हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ, अभी यहाँ पर बहुत ही कम वक्त गुजरा है। अगर ऐसी बात है उसका मतलब यह है कि डिमोनिक सेक्टर के वो दोनों कमीने अभी तक जिंदा होंगे और अगर वो वाकई में कहीं पर जिंदा है तो मुझे उन्हें ढूंढ कर निकालना होगा और मुझे अपना बदला तो पूरा करना है, मुझे एक ही फिस्ट के साथ उस कमीने की गर्दन उड़ानी है। साथ ही वो कहता है कि मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड के अंदर जो हमारे सांप छुपे हुए हैं उन सभी को निकाल कर मारना होगा, इनका फन कुचलना होगा। जैसे कि ये डॉक्टर है जो कि इस लड़के को कमजोर कर रहा है, मुझे ये भी देखना पड़ेगा है जी यहाँ पर ऐसा कर क्यों रहा है। मुझे लगता है कि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों को मार खाने की कुछ ज्यादा जरूरत है। और इसी के साथ ही फिस्ट किंग कहता है लेकिन उसके लिए पहले मुझे यहाँ पर अपने आप को रेडी करना होगा, मुझे अपनी फिस्ट को मजबूत करना होगा ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूं। फिर तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कुछ दिन के बाद का दिखाया जाता है कि हमारा जिन योन जो होता है वहां पर अब अपने लिए ढेर सारे खाने मंगाता है और वो सारे खाने खा भी रहा था, क्योंकि आज से पहले डॉक्टर ये उसके लिए वो सूप लेकर आता था, वो सिर्फ सूप ही खाता था और उसे भूख भी नहीं लगती थी। वो सारा कुछ सूप की वजह से हो रहा था और डॉक्टर की मेडिसिन की वजह से हो रहा था। तो मेड्स भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि यंग मास्टर जो है वो आजकल कुछ ज्यादा ही खाना खा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है ना कि उनकी सेहत भी पहले से काफी ज्यादा बेहतर होती जा रही है। तो इसी के साथ ही हमारा फिस्ट किंग जो होता है वो नहाकर बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है वो उनसे कहता है क्या खाना तैयार है, तो नौकरानियां उसे कह रही है जी खाना बिल्कुल तैयार है। तो वो उनसे कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर बैठकर खाना खाऊंगा। और साथ ही वो उनसे कहता है कि मेरा खाना आज के बाद इसी तरह सिंपल होने वाला है, तुम सभी लोग खाने को ऐसे ही बनाना। तो वो कहते हैं जी सर, हम लोग आपके लिए सबसे बेस्ट लेकर आएंगे। फिर साथ ही वो कहती है वो वहां से चली जाती है कि ये लड़का वाकई में यहाँ पर हेल्दी होता जा रहा है। फर्स्ट जग मास्टर तो पहले से हेल्दी और हैंडसम हो गए हैं कि माँ जिनचोन जो होता है वो
जाकर बैठ जाता है, वहां पर बैठकर अपना खाना खाना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ही बाहर से आवाज आती है, डॉक्टर फिर से वहां पर आ जाता है। तो नौकरानियां उसे कहती है सर क्या उसे अंदर आने दे। तो हमारा जिनजोन यानी फिश किंग उसे कहता है ठीक है उसे अंदर आने। तो डॉक्टर इसी के साथ ही वहां पर अंदर आ जाता है। तो हमारा जिनजोन कहता है कि देखो तो जरा मैं जहां पर खाना एंजॉय कर रहा हूँ और जो कमीना जहां पर फिर से अपनी नाक ठूंसने के लिए बीच में आ गया है। तो डॉक्टर वहां पर आते ही हंसना शुरू कर देता है और कहता है सर जी आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे। जबकि हमारा जिनजोन कहता है कमीना कहीं का, इसे क्या लगता है कि जहां पर मेरे सामने जो अपनी डॉक्टरी को साबित कर सकता है, जबकि मुझे इससे ज्यादा पता है कि जहां पर क्या चीज मेरे लिए अच्छी है और क्या नहीं। लेकिन आज मैं जहां पर इस कमीने को सबक सिखा कर रहूंगा। तुम्हारा जिनजोन जो होता है उसे अपने पास ही बिठा लेता है और उसे कहता है कि डॉक्टर आप बताओ। तो डॉक्टर उसे कहता है क्या मतलब, और इसी के साथ ही वो उसकी चापलूसी करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मैं काफी दिन से आपको नोटिस कर रहा हूँ कि आप मेरा सूप भी नहीं पी रहे, आप मेरी मेडिसिन भी नहीं खा रहे, क्या हो गया, आप जहाँ पर मेरी मेडिसिन क्यों नहीं खा रहे, आप जहाँ पर पहले से काफी सब बेहतर होते जा रहे हैं, मेरी मेडिसिन के साथ ही तो आप बेहतर हो रहे थे और मेरे सूप के साथ ही तो आपकी सेहत ठीक हो रही थी, फिर आप यहाँ पर उस सारी की सारी एफर्ट को क्यों जाया करना चाहते हैं, आप इस तरह के खाने खाएंगे तो इससे आप बीमार हो जाएंगे। तो इसी के साथ ही माँ फिश किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुमने जहाँ पर अपनी मेहनत की है, तुम जहाँ पर मेहनत कर रहे थे मुझे पॉइजन देकर तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे। ये बात सुनते ही डॉक्टर को झटका लगता है, फिर साथ ही उसे कहता है कि सर जी आप क्या कह रहे हैं, प्लीज ऐसा तो मत कहें, मैं ड्रैगन फिनिक्स सूप लेकर आया था, आप किसी से पूछ सकते हैं। ड्रैगन फिनिक्स सूप जो होता है वो नॉरिशमेंट के लिए होता है और आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अच्छा था। तो हमारा जिनजोन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, सॉरी मुझसे गलती हो गई, हाँ तुम वो सूप जो लेकर आते हो वो काफी ज्यादा अच्छा होता है और मुझे लगा शायद तुम मुझे पॉइजन दे रहे हो। तो डॉक्टर उसे कहता है कि मैं एक रिप्यूटिव डॉक्टर हूँ, यानी कि मेरी काफी ज्यादा इज्जत है और तुम जहाँ पर मेरे पर इस तरह का इल्जाम नहीं लगा सकते, मैं तुम्हें पॉइजन क्यों दूंगा। फिर साथ उसे कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जहाँ पर से चला जाता हूँ, अगर तुम मेरे पर इल्जाम लगाना चाहते हो तो फिर मैं तो आज के बाद तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा। और डॉक्टर जैसे वहां पर से जाने लगता है, हमारा फिश किंग उसे कहता है क्यों डॉक्टर तुम्हें किसने कह दिया कि तुम जहाँ पर से जा सकते हो, पहले तुम जहाँ पर अपनी मर्जी से अंदर आते हो और अंदर आने के बाद यहाँ पर मुझसे बात करते हो और उसके बाद तुम चुपचाप यहाँ पर से चले जाओगे, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने दूंगा। आज यहाँ पर मास्टर कौन है बताओ तो जरा, यहाँ पर मास्टर कौन है। तो वो कहता है सर मास्टर तो आप ही हैं, मैं तो बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। तो इसी के साथ हमारा फिश किंग उसे कहता है कि आप वहां पर से टेबल उठाकर लाओ और साथ ही वहां पर से पेपर और इंक भी ले आओ ताकि जहां पर मेरे लिए कुछ लिख सको, मैं तुमसे एक लेटर लिखवाना चाहता हूं, मैं जहां पर लिख नहीं सकता क्योंकि मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं। तो डॉक्टर उसे कहता है हाँ सर बताएं मैं आपके लिए क्या लिखूं। तो इसी के साथ ही जिनजोन उसे कहता है कि अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करो। तो जिनजोन जहाँ पर उसे ऐसा क्या लिखवाता है कि डॉक्टर बेचारा काफी ज्यादा घबरा जाता है, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करके एपिसोड 03 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जिनजोन होता है यानी फिश किंग जो होता है डॉक्टर से कहता है कि पेपर और पेन लेकर आओ, लिखना स्टार्ट करो और साथ ही उसे कहता है कि आप लिखो और उसे कहता है कि इसके अंदर लिखो कि मैं जहाँ पर काफी वक्त से इस विला के अंदर रुका हुआ हूँ और फर्स्ट जंग मास्टर का इलाज कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस कि मैं यहाँ पर जंग मास्टर का इलाज नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर खुद अपनी जान देने वाला हूँ। तो ये बात सुनती वहां पर डॉक्टर को झटका लगता है। तो हमारा जिनजोन उसे कहता है क्या हो गया, तुम यहाँ पर लिख क्यों नहीं रहे। तो डॉक्टर उसे कहता है कि जंग मास्टर लगता है मेरे से मजाक कर रहा है, प्लीज ऐसा मत करें। लेकिन इसी के साथ ही आज फिश किंग जो होता है अपने पास उसके पास जो चॉपस्टिक होती है जो सामने की तरफ थ्रो करता है, जो कि उसकी गाल के पास से गुजरकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस जाती है। इस पास से डॉक्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन ये जो उसने चॉपस्टिक फेंकी है वो उसकी गर्दन के ऊपर कट लगाकर पीछे दीवार के अंदर जाकर धंस गई। तो इसी के साथ ही फिश किंग सीरियस मोड में आता है और उसे कहता है कि बुड्ढे खूसट कहेंगे अब मेरी बात को ध्यान से सुन, अब मैं वो ली जिन योन नहीं रहा जिसको तू यहाँ पर मारने की कोशिश कर रहा था। तो डॉक्टर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जंग मास्टर, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। इसी के साथ ही जिनयोन उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, सबसे पहले यहाँ पर ड्रैगन सूप के बारे में बात कर रहे जो तुम यहाँ पर मुझे रोजाना दे रहे थे, अगर वो यहाँ पर एक हेल्दी इंसान को दिया जाएगा तो ये बात वाकई में सच है कि उसकी कल्टीवेशन लेवल बढ़ेगी और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर एक कमजोर इंसान को दोगे तो वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगा और तुम यहाँ पर मेरे जैसे कमजोर बॉडी वाले इंसान को ये वाला पॉइजन सूप दे रहे थे, यानी कि तुम अच्छी तरह से जानते थे कि इसका नुकसान क्या होने वाला, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर डेली मुझे यहाँ पर ये सूप दे रहे थे। और दूसरी बात, कल जब मैंने यहाँ पर कहा था कि सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ और मुझे यहाँ पर ये सूप नहीं पीना, तुमने उस वक्त अपने किलिंग इंटेंट को रिलीज किया था। कमीने कहीं कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किलिंग इंटेंट को महसूस नहीं कर पाऊंगा। तो डॉक्टर बेचारा और भी ज्यादा घबरा जाता है और इसी के साथ में जिनजोन से कहता है कि आप बताओ कि तुम यहाँ पर ये सब कुछ क्यों कर रहे थे, तुम अकेले यहाँ पर मेरे जैसे एक इंसान को मारने की कोशिश तो नहीं करोगे, आप बताओ कि तुम्हारे पीछे कौन है, कौन तुम्हें यहाँ पर ऑर्डर्स दे रहा है। तो डॉक्टर उसे कहता है कि सर प्लीज ऐसा मत करें, मुझे लगा नहीं था कि आप यहाँ पर कभी मुझे सस्पेक्ट कर
कर पाएंगे। लेकिन आप यहाँ पर मेरे जैसे इंसान के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, फिर साथ ही वहां पर नौटंकी करना शुरू कर देता है और इसी के साथ ही वो अपने असली रूप में आता है और उसे कहता है कि तुम्हारे जैसे स्काउंड्रल को यहाँ पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि तुम यहाँ पर मेरे जैसे एक डॉक्टर को इस तरह से पकड़ सको। मुझे तो लगा था कि तुम बस एक बेवकूफ और चुपचाप यहाँ पर बिस्तर के ऊपर पड़े पड़े मर जाओगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथों के साथ यहाँ पर तुम्हें खत्म करना पड़ेगा और तुम्हारे साथ साथ मुझे यहाँ पर अभी नौकरानियों को भी मारना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को भी यहाँ पर मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक नीडल निकालता है और उस नीडल के साथ जैसी मार जिनजोन के ऊपर अटैक करने लगता है, फिश किंग उठकर खड़ा होता है और उसी के साथ ही अपना हाथ उसके सर में दे मारता है। जैसे वो अपना हाथ उसके सर में मारता है, उस बेचारे के दांत टकराते हैं, उसकी जुबान कट जाती है और उसी के साथ ही वो वहां पर टेबल के ऊपर गिर जाता है और वहीं पर मर जाता है। तुम्हारा जिनजोन कहता है कि बेवकूफ कहीं के, जब मैं यहाँ पर तुमसे बात कर रहा था तुम यहाँ पर मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। मैंने यहाँ पर तुमसे ये पूछा था कि तुम्हें किसने ऑर्डर्स दिए मुझे मारने के लिए, मेरे साथ ये सब कुछ करने के। फिर साथ ही वो कहता है कि लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा फोर्स के साथ इसके ऊपर अटैक कर दिया, ये बेकार इंसान तो यहाँ पर मर गया है। तुम्हारा जिनजोन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर करना होगा, क्योंकि इसके पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा और फिलहाल के लिए ये बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर मैं यहाँ पर अपनी पिछली लाइफ यानी फिश किंग वाली पावर्स को दोबारा से अचीव कर लूं तो फिर इसके पीछे चाहे कोई भी मास्टरमाइंड क्यों ना, मैं उसे बड़ी आसानी से हरा सकता हूं। और जब मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तब मैं मर्चेंट गिल्ड में वापस जाऊंगा। फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड से दूर एक विला के अंदर रखा गया है ताकि मेरा इलाज करवाया जा सके। इसी के साथ ही मैं जिनजोन जो होता है वहां पर एक झटका लगता है, तो वो कहता है ये अचानक से क्या हो रहा है। फिर साथ ही वहां पर उसे सारी की सारी मेमोरीज याद आना शुरू हो जाती हैं, तो वो कहता है ये क्या हो रहा है, ये सारी की सारी इमेजेस कहां से आ रही हैं। असल में यहाँ पर ये ली जिन योन की इमेजेस होती हैं, यानी ये उसकी सारी की सारी मेमोरीज होती है जो कि फिश किंग को वहां पर दिखाई दे रही होती हैं। तो फिश किंग कहता है कि इस बच्चे के साथ वाकई में बहुत ज्यादा अन्याय हुआ है। हालांकि ये लड़का जो है ये मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट जंग मास्टर, लेकिन इसके बावजूद इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया जाता रहा है। तो इस मर्चेंट ग्रुप के अंदर 3 यंग मास्टर्स हैं, इसके 2 छोटे भाई हैं, लेकिन इसके बावजूद वो दोनों यहाँ पर इसे कुछ भी नहीं समझते। सेकंड ब्रदर बहुत ज्यादा स्मार्ट है, थर्ड ब्रदर मार्शल आर्ट्स और पावर के मुकाबले में इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसी वजह से वो दोनों यहाँ पर इसे बहुत ज्यादा कम समझते हैं। और ये बेचारा जो है यहाँ पर 29 के पास यहाँ पर ना मार्शल आर्ट्स थी और ना ही यहाँ पर फिजिकल एबिलिटीज थी, इसी वजह से इसने यहाँ पर तीसरा रास्ता अपनाया जो कि यहाँ पर अयाशी का था। यहाँ हर वक्त पैसे लुटाता रहता है, वाइन पीता रहता है, लड़कियों के साथ मजे करता रहता है, इसके अलावा इसने कोई काम नहीं किया। इसी वजह से बाकी के सभी लोगों ने यहाँ पर इसे अकेला छोड़ दिया। असल में इसके जो दोस्त थे, यानी कि इसके जो दोस्त बने फिरते थे, वो सारे सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए इसके साथ थे और कोई भी यहाँ पर इसका साथ देने को असल में इसके साथ नहीं था। और अब यहाँ पर इस लड़के को इस विला के अंदर भेज दिया गया ताकि इसका इलाज करवाया जा सके, क्योंकि पिछले 1 साल से इसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो चुकी है, ये बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो फिश किंग कहता है कि अब जबकि मुझे यहाँ पर इस लड़के की रियलिटी के बारे में पता चल चुका है और मुझे ये भी पता है कि मैं इस वक्त कहाँ पर और मैं रीइंकार्नेट हो चुका हूँ, तो अब मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के ऊपर फोकस करना चाहिए, कैसे मैं यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। इस बेवकूफ लड़के को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि इस लड़के के पास जो स्पेशल बॉडी है, कि इसकी बॉडी जो मार्शल आर्ट सीखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन इस बेकार लड़के ने याशी में अपना वक्त जाया कर दिया और मार्शल आर्ट्स नहीं सीखी। और मैं यहाँ पर इसकी लड़के की बॉडी को फिश किंग के लेवल से भी ऊपर लेकर जा सकता हूँ, बस कुछ सालों की मेहनत और इस लड़के की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। इसी के साथ ही मैं जिनजोन जो होता है साइड के ऊपर पड़े हुए पैसों की तरफ देखता और कहता है कि मैं ये बात तो भूल ही गया था कि मैं यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का फर्स्ट जंग मास्टर हूँ, यानी कि ये पूरे का पूरा मर्चेंट गिल्ड तो मेरा ही हुआ ना, और साथ ही यहाँ पर इसके पैसे मेरे हुए। अगर मैं चाहूँ तो मैं कोई भी एलिक्सर खरीद सकता हूँ और उस एलिक्सर के साथ अपनी बॉडी को रिकवर करवा सकता हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा होगा कि मैं यहाँ पर इस फैमिली में रीइंकार्नेट हुआ हूँ। फिर साथ ही वो कहता है कि अब उस डॉक्टर का क्या करूँ, उसकी डेड बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। और उसके बाद नेक्स्ट सीन में 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। बहुत सारे सीजन गुजर जाते हैं और इतने सीजन गुजरने के बाद हमारा यंग मास्टर जो होता है 1 साल के बाद काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका है। और यहीं पर दिखाते हैं मेन फैमिली की तरफ से गार्ड जो होता है वहां पर ली जिनजोन से मिलने के लिए आता है। वहां पर आने के बाद नौकरानियों से कहता है कि मैं फर्स्ट यंग मास्टर को कहां मिल सकता हूं, फर्स्ट यंग मास्टर कहां पर है। तो ये बंदा जो होता है इसका नाम मॉक इन सियोप होता है। तो नौकरानियां उसे कहते हैं कि सर वो वहां पर सामने देखे, वहां पर बैठे कल्टीवेट कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही जैसे वो यंग मास्टर की तरफ देखता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके डोले शोले उसकी बॉडी शॉडी बन चुकी होती है। तो वो कहता है कि ये वाकई में वही यंग मास्टर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बहुत ज्यादा कमजोर बहुत ज्यादा फ्रेल था। और अब यहाँ पर इसकी बॉडी देखो, इसे देखकर लगता है ये एक परफेक्ट मार्शल आर्टिस्ट है। और इसी के साथ ही मा योंग जो होता है वहां पर अपने बारे में बताता है कि वो यहाँ पर बैठकर अपनी बॉडी को रीबिल्ड करने के बारे में सोच रहा था और कैसे यहाँ पर उन सभी के सभी मटेरियल्स को यूज कर रहा था जो कि उसने यहाँ पर इतने पैसों के साथ खरीदे थे। क्योंकि फर्स्ट यंग मास्टर होने के नाते उसके पास बहुत सारा पैसा था और उसकी मदद से उसने यहाँ पर अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट जो कि उसने खुद बनाई थी, उसमें यहाँ पर मोबिलिटी आर्ट थी जिसे इनलाइटेंड बॉडी आर्ट कहा जाता है, और साथ ही यहाँ पर रैपिड स्ट्राइड टेक्निक और साथ ही एक और पंच टेक्निक थी। इस सारी टेक्निक्स को उसने यहाँ पर दोबारा से रिवाइव किया और 1 साल के अरसे में यहाँ पर उसने उन सारी टेक्निक्स को दोबारा से पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। तो वो कहता है कि 1 साल में यहाँ पर सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथली गुजर गया और मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से कल्टिवेट कर लिया। और अब यहाँ पर वक्त है अपनी इन मार्शल आर्ट्स को यूज करके इनको चेक करने का, क्या ये वाकई में यहाँ पर काम आएंगी, क्या ये रियल लाइफ में भी यहाँ पर मेरे काम आ सकते हैं और
पहले यहाँ पर मुझे युनहा ग्रुप के यानी कि इस मर्चेंट ग्रुप के जितने भी मसले उन सभी को हल करना होगा, ताकि मैं यहाँ पर उन डिमोनिक सेक्टर के कमीने लोगों को आगे जाकर ढूंढ सकूं। तो इसी के साथ ही गार्ड वहां पर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर जिन योन, काफी अरसे के बाद आपको देख रहा हूँ, मेरा नाम मॉकिन सियोप है, शायद आप मुझे जानते होंगे, अगर आप मुझे भूले नहीं। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मेन क्लैन की तरफ से आपके लिए एक लेटर लेकर आया हूँ। तो वो उसे कहता है कि हाँ दिखाओ तुम क्या लेटर लेकर आए हो, और वो उसके सामने अपना हाथ करता है और उसे कहता है कि जल्दी से लेटर मेरे हवाले करो। तो गार्ड जो होता है वहां पर अपनी आप सोच रहा होता है कि क्या ये वाकई में वही लड़का है, पर यहाँ पर ये वैसा तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, यानी कि ये बहुत सा कमजोर हुआ करता था। तुम्हारा जिन योन उसे कहता है क्या तुम मुझे लेटर दोगे भी या नहीं, मेरा हाथ कब से यहाँ पर सामने करके रखा है, थक जाएगा। तो इसी के साथ ही उसे अपने साथ लेकर अंदर आ जाता है, वहां पर बैठकर उस लेटर को ओपन करता है और उस लेटर के अंदर पढ़ता है कि फादर जॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, फादर बीमार होकर बिस्तर के ऊपर पड़े, और साथ उस लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप यहाँ पर मर्चेंट गिल्ड की पूरी जिम्मेदारी फर्स्ट जंग मास्टर जिन योन के हवाले है। जिन योन कहता है कि इसके अंदर ज्यादा डिटेल्स नहीं लिखी हुई, क्या यहाँ पर फादर की हालत कैसे हुई, अचानक से वो बीमार कैसे हो गए। गार्ड उसे बताता है कि ये सब कुछ ओजेंग क्लैन के लोगों की वजह से हुआ है, ओजेंग क्लैन के लोगों ने यहाँ पर ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इनके फादर की ये हालत हो गई है। जिन योन क्या वहाँ पर जाने के बाद मर्चेंट गिल्ड की गद्दी को संभाल लेगा और साथ ही यहाँ पर ओजेंग फैमिली के लोगों से भी निमन लेगा, ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देख पाएंगे। हमारा फिश किंग यहाँ पर इन सभी लोगों के खिलाफ क्या करने वाला है। तो यहाँ पर एपिसोड 03 का एंड होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वहाँ लीजिन जो होता है जब बैठा होता है वहां पर बैठा उस नोट को पढ़ रहा होता है जिसके अंदर फादर ने लिखा होता है कि फादर बीमार हो चुके हैं और अब यहाँ पर उसे आकर अपने गिल्ड को संभालना होगा। तो इसी के साथ ही वहां पर उसके सामने जो गार्ड बैठा होता है जो मैसेज लेकर आया होता है वो उसे बताता है कि ये सब कुछ ओयांग फैमिली की वजह से हो रहा है। ओयांग जू जो कि इस वक्त हमारे गार्ड्स का कैप्टन है, वो कमीना इंसान ये सब कुछ करवा रहा है, जहाँ पर सब कुछ वही करवाता है। और उसके पीछे यहाँ पर एक सेक्टर के लोग हैं, वो सेक्टर के लोग हर साल यहाँ पर एक्सट्रैक्शन मनी को काफी ज्यादा बढ़ा देते हैं और हर साल हमें यहाँ पर और भी ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते हैं और साथ ही उनकी सैलरी जितनी ज्यादा हायर है। हम लोग उन्होंने हायर किया हुआ है लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि वो हमारे मास्टर्स हैं और पूरे गिल्ड के ऊपर इस वक्त वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। स्पेशली उनका जो कैप्टन है ओयांग जू, वो कमीना ये सब कुछ कर रहा है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जो यंग मास्टर होता है वो उससे पूछता है कि मुझे ये बताओ कि क्या उन लोगों ने कुछ ऐसा खास किया है जिसकी वजह से उनकी सैलरी या फिर उनके टैक्सेस को बढ़ाया जाए। तो कैप्टन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं, वो कमीने कुछ भी नहीं करते, बल्कि हमारे अपनी जो गार्ड की स्क्वाड है उन्हें यहाँ पर सारा काम करना पड़ता है, वो तो बस यहाँ पर बैठे रहते हैं। इस बात से सोल्जर जो होता है वो गुस्सा होकर जब उसे जवाब देता है तो फिश किंग कहता है कि तो मुझे समझ आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है। असल में यहाँ पर ओशैंग क्लैन के लोगों को इन लोगों ने, इस मर्चेंट गिल्ड के लोगों ने हायर किया था अपनी बॉडी गार्ड के लिए, यानी कि एक स्क्वाड होती है ना, जैसे कि यहाँ पर उनके साथ जाएंगे और रास्ते में उनकी रक्षा करेंगे अगर उनके ऊपर कोई बैंडिट्स वगैरह अटैक करते हैं। लेकिन ओशैंग फैमिली का वो कैप्टन जो कि गार्ड्स का कैप्टन है उसने यहाँ पर खुद इन सभी लोगों के लिए फैसले करना शुरू कर दिए और ऊपर से यहाँ पर फादर बीमार हो गए जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सोल्जर उसे कहता है कि यंग मास्टर हम लोग यहाँ पर उनके सामने रेजिस्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनका कैप्टन ओयांग जू जो है वो काफी ज्यादा कमीना और पावरफुल इंसान है, ऐसी वजह से हमारा जो गार्ड कैप्टन है वो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तो उसी के साथ ही हमारा फिश किंग सोच रहा होता है कि इस लड़के की मेमोरीज में यहाँ पर ओयांग जू का भी जिक्र है। ओयांग जू के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत अंदाजा तो लगा सकता हूँ कि यहाँ पर वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर तो है कि यहाँ पर इन सभी गार्ड्स को उसने ड्रा कर रखा हुआ है। लेकिन जो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर इस फैमिली की मेन जड़, यानी कि इस फैमिली के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ है वो यहाँ पर ओयांग जू है। अगर मैंने यहाँ पर इस ओयांग जू को उखाड़ कर बाहर फेंक दिया या फिर पूरी की पूरी ओयांग क्लैन को बाहर निकाल दिया तो मर्चेंट गिल्ड दोबारा से पहली हालत में आ जाएगा। तो इसी के साथ ही फिश किंग उसे कहता है तुम्हारे कहने का मतलब जैक में बस यहाँ पर ओयांग फैमिली से निमटना होगा और सब कुछ सारे मसले हल हो जाएंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो गार्ड सोच रहा होता है कि ये क्या सोच रहा है, क्या ऐसे लगता है कि हम लोग ओयांग फैमिली से निमट सकते हैं। और साथ ही उसे कहता है लेकिन यहाँ पर एक और भी बड़ी रीजन है जिसकी वजह से फादर कोलैप्स हुए हैं। तो उसे कहता है कि वो क्या वजह है। तो उसे कहता है कि आपके छोटे भाई यानी कि सेकंड ब्रदर और थर्ड ब्रदर दोनों वहां पर फादर के सामने तलवारों के साथ लड़ रहे थे, वो असली तलवारों को लेकर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक क्यों कर रहे थे, हो सकता है गद्दी के लिए फाइट कर रहे हो। लेकिन फादर ने जब अपने बच्चों को वहां पर फाइट करते हुए देखा तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। टेंशन की वजह से वो दोनों यहाँ पर बुरी हालत में बिस्तर के ऊपर पड़े हुए हैं। तो फिश किंग कहता है इसका मतलब यह है कि मेरे दोनों बेवकूफ छोटे भाइयों ने फादर के सामने फाइट की जिसकी वजह से वो टेंशन में आ गए हैं। तो वो कहता है जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, वो दोनों बेवकूफ फादर के सामने फाइट कर रहे थे। तो हमारा यंग मास्टर कहता है इसका मतलब यह है कि हमारा जो लीडर, हमारा जो ग्रुप है वो काफी ज्यादा बुरी हालत में चल रहा है। अगर मर्चेंट गिल्ड को दोबारा से सुधारना है तो इसके लिए सबसे पहले तो ओयांग क्लैन के लोगों से निमटना होगा, फिर साथ ही अपने दोनों छोटे भाइयों को भी संभालना होगा ताकि फादर की सेहत दोबारा से ठीक हो जाए और उसके बाद हमारा गिल्ड तरक्की करेगा। तो वो उसे कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। और उसी के साथ ही उसे कहता है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आप बस यहाँ पर चुपचाप बैठे रहे। अगर आप वहां पर वापस नहीं जाएंगे तो कोई भी आपके खिलाफ बात नहीं करेगा जब तक आप वहां पर से दूर हैं। जब किसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है तुम ये चाहते हो कि
मैं यहाँ पर चुपचाप बैठा रहूं और देखता रहूं कि मेरे फादर वहां पर बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वापस जाकर सभी लोगों को बता दो, पूरी फैमिली को पता चलना चाहिए कि उनका फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ रहा है। फादर ने यहाँ पर मुझे इस पूरे के पूरे ग्रुप की जिम्मेदारी दी है, इस मर्चेंट ग्रुप को अब से मैं चलाऊंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वापस उसकी स्क्वाड का दिखाया जाता है। गार्ड वापस आने के बाद जब अपने सोल्जर्स को बताता है कि वो कंप्लीटली बदल चुका है, वो बिल्कुल एक अजीब इंसान हो चुका है, यानी कि एक अलग इंसान बन चुका है, तो वो सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या कहा। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर ली जिन की बात कर रहे हो। ली जिन वो एक मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है? तुमने कहा कि वो एक अलग इंसान बन गया और उसने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो बेकार इंसान जो कि बिल्कुल एक कचरा था, जो हर वक्त पीता रहता और लड़कियों के साथ मजे करता रहता, वो यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है? तो गार्ड बेचारा वहां पर चुपचाप खड़ा होकर कहता है कि मैं यहाँ पर इन लोगों को सच्ची बात बता रहा हूँ, लेकिन किसी को मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं आ रहा। तो उनमें से एक सोल्जर कहता है कि अब बस भी करो, तुम्हारा जोक वाकई में बहुत ज्यादा महान था। चलो हम लोगों ने यहाँ पर इस जोक के ऊपर हंस भी दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन वाइस कैप्टन के सामने ये बात मत करना, वाइस कैप्टन तो यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर के लवर की तरह है। तो ये बात सुनते ही फर्स्ट वाइस कैप्टन जो होता है उसके पास ही खड़ा होता है, वो उसे कहता है कभी भी तुमने यहाँ पर क्या कहा? अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर का लवर हूँ? ऐसी बात नहीं है, मैं फर्स्ट जंग मास्टर को काफी ज्यादा लाइक करता हूँ क्योंकि वो एक अच्छे इंसान है इसी वजह से, और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर वाकई में स्ट्रांग हो सकता है और मुझे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है। और साथ ही वो कहता है कि अगर वो लड़का यहाँ पर मार्शल आर्ट सीख सकता है तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि उसके पास एक बहुत ही स्पेशल फिजिक है और बचपन में वो मेरे साथ प्रैक्टिस भी किया करता था, यानी मेरे साथ वो यहाँ पर मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस किया करता था, और मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि उसने मार्शल आर्ट्स को सीख लिया। और साथ ही वो सोल्जर से पूछता है कि बताओ कि वो कब वापस आने वाला है? तो वो कहता है कि उसने यहाँ पर बस इतना ही कहा कि वो खुद वापस आ जाएगा, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो कब वापस आने वाला है। तो उसी के साथ ही उन्हें बाहर से आवाज आती है, कहा जाता है कि फर्स्ट जंग मास्टर वापस आ गए हैं। तो वो लोग कहते हैं लो वो वापस आ गए, और इसी के साथ ही हमारा जो वाइस कैप्टन होता है उन सभी से कहता है बेवकूफो जल्दी से रेडी आ जाओ, तुम्हारा फर्स्ट जंग मास्टर वापस आया तो तुम सभी लोगों को दरवाजे में जाकर उसे वेलकम करने के लिए खड़े होना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर उसके लिए जाना चाहिए? तो वाइस कैप्टन कहता है बेवकूफो, जो लोग यहाँ पर तुम्हें खाना देते हैं, यानी कि जो हाथ तुम्हें खाना देते हैं, क्या तुम उसे वेलकम करने के लिए वहां दरवाजे पर नहीं जाओगे? तो इसी के साथ ही वहां पर दरवाजे के ऊपर सभी लोग पहुंच जाते हैं और दरवाजा उसके लिए खोला जाता है, जिसके बाद वहां ली जिन जो होता है वो कहता है तो ये अनोहा मर्चेंट ग्रुप, यहाँ पर मर्चेंट ग्रुप जो है वो काफी ज्यादा तरक्की करता है, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर इन सभी प्रॉब्लम से निमट लेते हैं तो फिर मुझे भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी, मैं इन सभी का पैसा यूज करके एलिक्सर्स खरीद सकता हूँ और एलिक्सर्स के साथ अपनी बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ और कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये समझ लो कि मरने के बाद फिश किंग यहाँ पर अब एक ऐसे लड़के की बॉडी के अंदर पैदा हो गया है जिसके पास सिल्वर स्पून है, यानी उसके पास ढेरों सारा पैसा है। तो नौकरानियां उसे कहती है कि सर क्या आप सीधा अपने फादर के पास जाएंगे? तो ली जिन उनसे कहता है कि मैं अकेली वहां पर जा सकता हूं, तुम दोनों जाओ जाकर रेस्ट करो। तो वो अपनी पर्सनल मेट्स को अपने साथ ही लेकर आया होता है। फिर साथ ही हमारा जंग मास्टर जो होता है वहां से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक अंदर आ चुका हूं लेकिन कोई भी मुझे वेलकम करने के लिए क्यों नहीं आया? मैं यहाँ का फर्स्ट जंग मास्टर और साथ ही यहाँ पर इस मर्चेंट गिल्ड का लीगल ओनर भी हूँ, लेकिन इसके बावजूद कोई भी यहाँ पर नहीं आ रहा। तो फिर साथ ही उसके गार्ड जो होते हैं वहां पर आकर खड़े हो जाते हैं, सभी लोग अपनी तलवारें उठाकर उसे वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यंग मास्टर हम लोग आपको वेलकम करते हैं और साथ ही आपको बधाई देते हैं कि आप यहाँ पर सेहतमंद होकर वापस लौटे हैं। तो जैसे ही वो वहां पर आके पड़ता है तो वाइस कैप्टन उसके सामने अपना सर झुकाते हुए उसे कहता है मेरा नाम हान जियोप है और मैं इस गार्ड स्क्वाड का वाइस कैप्टन हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर उसे कहता है कि यंग मास्टर अब तो आप बिल्कुल पहचाने भी नहीं जाते, कभी आप काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे। तो जब वहां पर उसे रिस्पेक्ट दे रहा होता है तो सोल्जर्स जो होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि वाइस कैप्टन को तो शर्म भी नहीं आती, ये ऐसे यंग मास्टर के सामने यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है जिससे उसकी बिल्कुल परवाह नहीं है, उसे सिर्फ अपनी यासी से मतलब है। पहले भी ऐसा ही होता था, पहले भी यहाँ पर हम सभी लोग उसके सामने सर झुकाते, लेकिन वो कमीना यहाँ पर या तो हमें थप्पड़ मारता या फिर धक्का मारकर लड़कियों के साथ आगे गुजर जाता था। लेकिन अब यहाँ पर हमारा ली जिन नहीं है बल्कि ये तो हमारा फिश किंग है। तो फिश किंग जो होता है वहां पर इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि ये लड़का तो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी ये वाइस कैप्टन तो काफी ज्यादा अच्छा और वफादार लगता है। इसी के साथ ही वो भी आगे से वहां पर उसके सामने हाथ बांधता और उन सभी लोगों को वहां पर ग्रीट करता और कहता है कि आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो आप सभी लोग मुझे यहाँ पर अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हो, तुम सभी को थैंक यू। और सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि फर्स्ट जंग मास्टर वाकई में बदल गया है, इसने हम सभी लोगों को यहाँ पर ग्रीट किया, ऐसा कैसे हो सकता है, फर्स्ट जंग मास्टर यहाँ पर हमें ग्रीट कैसे कर सकता है। तो इसी के साथ ही कैप्टन सोल्जर जो होता है वो उनसे कहता है कि मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि ये बहुत ज्यादा बदल गया है। तो दूसरा उसे कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है कि यहाँ पर ये बहुत ज्यादा बदल गया है। ये तो इसे देखकर लगता है कि ये हमारा यंग मास्टर ली जिन योन नहीं है बल्कि कोई और ही है। जबकि इस बात से सबसे ज्यादा खुश जो होता है वो वाइस कैप्टन होता है, क्योंकि वाइस कैप्टन जो था वो बचपन से इसे देखता आ रहा है, इसे बड़ा होता है उसने अपनी आंखों से देखा है, तो इस बात से काफी ज्यादा खुश होता है कि अब ये स्ट्रॉन्ग और मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा ली जिन योन यहाँ पर अब इन मसलों से कैसे निपटने वाला है और ओशंग यू के साथ वो क्या करेगा।